हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल ओके जी के चैनल में। तो दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे आरबीएसई बुक कक्षा 6 हमारा राजस्थान, जिसका अध्याय नंबर 7 है जल संसाधन एवं संरक्षण, जो राजस्थान के सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको फ़ायदा मिल सके। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। तो शुरू करते हैं वीडियो को। अध्याय नंबर 7 है दोस्तों जल संसाधन एवं संरक्षण। ठीक है दोस्तों, आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में जल विभाजक है। जो राजस्थान में जो जल विभाजक का कार्य करती है वो क्या है, तो वो है अरावली पर्वतमाला। ठीक है दोस्तों, यानी कि राजस्थान का जो ये मानचित्र है, यहाँ पर अपन मानचित्र के माध्यम से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों राजस्थान में जो जल विभाजक का कार्य करती है वो क्या है, अरावली पर्वतमाला। ये जल विभाजक रेखा है। ठीक है दोस्तों, यानी कि राजस्थान में जल विभाजक का कार्य कौन करती है, अरावली पर्वतमाला। ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान में जल विभाजक रेखा कौन सी है, अरावली पर्वतमाला। ठीक है, ये जल विभाजक रेखा है। कौन सी, अरावली जो पर्वतमाला है ये जल विभाजक रेखा है। क्या दोस्तों, जल विभाजक रेखा कौन सी है राजस्थान में दोस्तों, वो है अरावली। कौन सी, अरावली पर्वतमाला। ठीक है दोस्तों, अरावली पर्वतमाला को राजस्थान की जल विभाजक रेखा कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, अपवाह क्षेत्रों के मध्य उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विभक्त कर प्रभावित करती उसे कहते हैं तो जल विभाजक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, जल विभाजक रेखा। और राजस्थान में जल विभाजक का कार्य कौन करती है, अरावली पर्वतमाला। कौन, अरावली पर्वतमाला। ठीक है दोस्तों, वापस देखते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन। अपवाह क्षेत्रों के मध्य उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विभक्त कर प्रभावित करती है उसे जल विभाजक रेखा कहा जाता है। और राजस्थान की जल विभाजक रेखा कौन सी है, अरावली पर्वतमाला। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान में अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा जा सकता है। क्या दोस्तों, राजस्थान में अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो दोस्तों 3 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में, 3 भागों में दोस्तों अपवाह तंत्र को बांटा जा सकता है राजस्थान में। ठीक है, कौन कौन सा, पहला बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र, दूसरा अरब सागर का अपवाह तंत्र और तीसरा है आंतरिक अपवाह तंत्र। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राजस्थान में अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा जा सकता है, 3 भागों में। ठीक है दोस्तों, जिसमें पहला आता है बंगाल की खाड़ी, दूसरा आता है दोस्तों अरब सागर और तीसरा आता है आंतरिक अपवाह तंत्र। ठीक है दोस्तों, तो राजस्थान में अपवाह तंत्र कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के, यानी 3 भागों में बांटा जा सकता है। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान की बनास, काली सिंध, पार्वती आदि नदियाँ किस नदी में मिलती है, तो दोस्तों ये मिलती है यमुना में। कहाँ पर, यमुना में। कौन कौन सी, बनास, काली सिंध और पार्वती, ये नदियाँ दोस्तों यमुना नदी में मिलती है। कहाँ पर, यमुना नदी में मिलती है। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान की बनास, काली सिंध व पार्वती ये दोस्तों यमुना नदी में मिलती है। किसमें, यमुना नदी में मिलती है। वापस देखते हैं, राजस्थान की बनास, काली सिंध व पार्वती नदी, ये नदियाँ दोस्तों यमुना नदी में मिलती है, यानी कि ये यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, उसके बाद में यमुना नदी किस में मिलकर अपना जल बंगाल की खाड़ी तक पहुंचाती है, तो गंगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, यमुना नदी किस नदी में मिलकर अपना जल बंगाल की खाड़ी तक पहुंचाती है, तो वो है गंगा नदी। कौन सी नदी, गंगा नदी। यानी कि जो यमुना नदी है वो भी किस में मिलती है, गंगा में मिलती है। किस में, गंगा नदी में मिलती है। उसके बाद में अपना जल कहाँ ले जाती है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यमुना नदी किस नदी में मिलकर अपना जल बंगाल की खाड़ी तक पहुंचाती है, तो वो गंगा नदी। ठीक है दोस्तों, यहाँ नदी नहीं दे रखा है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न में यमुना नदी किस नदी में मिलकर अपना जल बंगाल की खाड़ी तक पहुंचाती है, तो गंगा नदी में। यानी जो यमुना नदी है यह गंगा की सहायक नदी है। यमुना नदी गंगा में मिलती है और फिर इसका पानी कहाँ जाता है, बंगाल की खाड़ी में जाता है। ठीक है दोस्तों,
उसके बाद में अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियां हैं। तो दोस्तों जो अरब सागर में जो नदियां गिरती है उनमें लूनी, माही, साबरमती, पश्चिमी बनास और उनकी सहायक नदियां। अपन मानचित्र के माध्यम से समझेंगे दोस्तों, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है दोस्तों, जैसे ये राजस्थान का मानचित्र है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों जैसे क्वेश्चन है कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी है। तो लूनी नदी यहाँ से अजमेर के नागपाड़ से निकल रही है, तो ये दोस्तों यहाँ से होके इधर दोस्तों अरब सागर में गिरती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में साबरमती, जो साबरमती है दोस्तों ये भी इधर गिरती है। ठीक है, कहाँ पर, अरब सागर में। उसके बाद में पश्चिमी बनास दोस्तों ये भी किस में गिरती है दोस्तों, ये भी गिरती है अरब सागर में गिरती है। ठीक है दोस्तों, तो अरब सागर में ले जाने वाली जो जल ले जाने वाली नदियां हैं वो कौन कौन सी, तो लूनी नदी है और माही, यहाँ पर है माही बांसवाड़ा में। ठीक है दोस्तों, तो ये भी किस पर गिरती है, अरब सागर में गिरती है। ठीक है दोस्तों, अरब सागर में। ठीक है, ध्यान रखना, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन सी, तो लूनी, एक है माही, साबरमती और पश्चिमी बनास और उनकी सहायक नदियाँ, ये किस में गिरती है, अरब सागर में गिरती है। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे आपसे, अगर पूछेंगे तो उनमें है एक तो लूनी हो जाएगी, माही हो जाएगी, साबरमती और पश्चिमी बनास, क्योंकि ये पश्चिम है और इनका बहाव दोस्तों अरब सागर की तरफ है ऐसे। ठीक है दोस्तों, जैसे ये राजस्थान है, दक्षिणी राजस्थान, तो यहाँ से ये अरब सागर में गिरती है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में दोस्तों ऐसी नदियाँ जो समुद्र में पहुंचकर जल भाग में ही विलुप्त हो जाती है कहलाती है आंतरिक प्रवाह की नदियाँ कहलाती है। कौन सी, ऐसी नदियाँ जो समुद्र में पहुंचकर जल भाग में ही विलुप्त हो जाती है, यानी स्थल भाग, कौन से स्थल भाग में ही विलुप्त हो जाती है, उनको अपन क्या बोलते हैं, आंतरिक प्रवाह बोलते हैं। यानी कि ऊपर नहीं दिखती, आंतरिक यानी अंदर की तरफ बहती, भूगर्भ में बहती है, उनको बोलते हैं आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, ऐसी नदियाँ जो समुद्र में पहुंचकर स्थल भाग में ही विलुप्त हो जाती है, तो उनको अपन क्या बोलते हैं, आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में दोस्तों राजस्थान में आंतरिक प्रवाह वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लेना अच्छे से। राजस्थान की आंतरिक प्रवाह वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी है या नहीं, ऐसे बोल क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह वाली नदी है। तो दोस्तों आंतरिक प्रवाह यानी भूगर्भ में बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी, एक तो घग्गर नदी है, कौन सी, घग्गर नदी। ठीक है दोस्तों, जो श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में बहती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में बाणगंगा, जो जयपुर इसका उद्गम स्थल है, बाणगंगा नदी जयपुर से निकलती है। ठीक है, फिर है कांतली नदी, ये सीकर से निकलती है, खंडेला सीकर की पहाड़ियों से निकलती है। साबी, भरतपुर, रूपा रेल नदी और मेण नदी, ये आपको अच्छे से याद करनी है दोस्तों। राजस्थान की आंतरिक प्रवाह वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है, घग्गर नदी, बाणगंगा नदी, कांतली नदी, साबी नदी, रूपा रेल नदी और मेंढ नदी, इनको आपको अच्छे से रट लेना है दोस्तों, ये क्वेश्चन आ सकता है। निम्नलिखित में से आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ बताइए, आंतरिक प्रवाह वाली नदी कौन सी है या नहीं है, तो आपको कौन कौन सी याद रखनी है, घग्गर नदी है आंतरिक प्रवाह वाली, बाणगंगा नदी, कांतली नदी, साबी नदी, रूपा रेल नदी और मेंढ नदी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। वापस देखते हैं, राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है। तो दोस्तों है घग्गर नदी, बाणगंगा नदी, कांतली नदी, साबी नदी, रूपा रेल व मेंढ नदी। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके साथ एक और है दोस्तों, काकने नदी, कौन सी, काकने नदी, एक और है कांकने नदी, ये भी कौन सी, आंतरिक प्रवाह वाली नदी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से रट लेना दोस्तों। राजस्थान में आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ कौन सी है, घग्गर नदी है, बाणगंगा नदी है, कांतली नदी है, साबी नदी है, रूपा रेल नदी है, मेंढा नदी है और कांकने नदी है। ठीक है दोस्तों, अब
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि चंबल नदी का उद्गम स्थल है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत जो है वहाँ पर जनापाव की पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल है। जनापाव की पहाड़ियाँ, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। जनापाव की पहाड़ियाँ कहाँ पर? मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत है, वहाँ से जनापाव की पहाड़ियाँ, वहाँ पर इसका उद्गम स्थल है। क्या दोस्तों? चंबल नदी का उद्गम स्थल क्या है दोस्तों? चंबल नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत की जनापाव पहाड़ियाँ। क्या दोस्तों? चंबल नदी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत की जनापाव पहाड़ियों से दोस्तों चंबल नदी का उद्गम होता है। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत है, वहाँ पर जनापाव की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर दोस्तों चंबल नदी का उद्गम स्थल है। बहुत सी बार पूछा हुआ है दोस्तों मध्य प्रदेश की जनापाव की पहाड़ियाँ, सीधे ऐसे पूछते हैं, पर वो तो पूछे थे विंध्याचल पर्वत। ठीक है दोस्तों, चंबल नदी का उद्गम स्थल क्या है? मध्य प्रदेश के। अगर तहसील पूछे तो मऊ तहसील है। कौन सी? मऊ तहसील, मध्य प्रदेश की मऊ तहसील दोस्तों, विंध्याचल पर्वत और जनापाव पहाड़ियाँ। ध्यान रखना, आपको तहसील पूछे तो मऊ तहसील है, मध्य प्रदेश है, विंध्याचल पर्वत की जनापाव पहाड़ियाँ। ठीक है दोस्तों, वापस देखते हैं एक बार। चंबल नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश की मऊ तहसील और विंध्याचल पर्वत की जनापाव पहाड़ियाँ, ये चंबल का उद्गम स्थल है। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश की जनापाव पहाड़ियाँ ऐसे ऑप्शन में देते। अगर तहसील पूछे तो मऊ तहसील, कोई नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा चंबल नदी का उद्गम स्थल है तो मध्य प्रदेश की जनापाव पहाड़ियाँ। ठीक है दोस्तों, विंध्याचल पर्वत है। ठीक है, राजस्थान की बारहमासी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों चंबल नदी। कौन सी? चंबल नदी। राजस्थान की बारहमासी सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल नदी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान की बारहमासी सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल। कौन सी है दोस्तों? चंबल नदी है। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान की बारहमासी यानी 12 मास यानी कि 12 महीने बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल नदी। कौन सी दोस्तों? चंबल नदी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, वापस देखते हैं एक बार। राजस्थान की 12 मासी सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि चंबल नदी राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। चंबल नदी राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? तो चित्तौड़गढ़ के बेसरोड़गढ़ में। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ के बेसरोड़गढ़ में दोस्तों चंबल नदी प्रवेश करती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। कहाँ पर? जो यहाँ पर चित्तौड़गढ़ का जो बेसरोड़गढ़ है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यानी कि जो चंबल नदी है राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? बेसरोड़गढ़ चित्तौड़गढ़ में। ठीक है दोस्तों, राजस्थान का जो बेसरोड़गढ़ चित्तौड़गढ़ है वहाँ से दोस्तों राजस्थान में ये प्रवेश करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि चंबल नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? तो चित्तौड़गढ़ जिले में बेसरोड़गढ़ से दोस्तों ये राजस्थान में प्रवेश करती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब अपन आगे चलते हैं कि राजस्थान में चंबल नदी का बहाव क्षेत्र है। तो दोस्तों बेसरोड़गढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली व धौलपुर। वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में चंबल नदी का बहाव क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? अपन मानचित्र के माध्यम से देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है दोस्तों, ये जैसे यहाँ पर दोस्तों बेसरोड़गढ़ में ये प्रवेश करती है, यानी कि चित्तौड़गढ़ में बेसरोड़गढ़ स्थान है, वहाँ पर राजस्थान में ये प्रवेश करती है। बेसरोड़ कहाँ है दोस्तों? चित्तौड़ में। कहाँ पर? चित्तौड़ में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बेसरोड़ कहाँ पर है? चित्तौड़ पर। ठीक है दोस्तों, ये बेसरोड़गढ़ चित्तौड़गढ़ है, यहाँ पर दोस्तों राजस्थान में चंबल नदी प्रवेश करती है। उसके बाद में यहाँ पर कोटा है, बूंदी है, उसके बाद में बूंदी के बाद में दोस्तों है जो सवाई माधोपुर है, फिर है दोस्तों करौली है, उसके बाद में है धौलपुर। तो दोस्तों ये वाला क्षेत्र जो ये चंबल नदी का क्या है दोस्तों? बहाव क्षेत्र है। ध्यान रखना, कौन कौन से? चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, करौली, धौलपुर, ये दोस्तों राजस्थान में चंबल नदी के बहाव क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों चंबल नदी राजस्थान के कितने जिलों में बहती है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 जिलों में। कितने जिलों में? 6 जिलों में। कौन कौन से? चित्तौड़गढ़ हो गया, बेसरोड़गढ़ चित्तौड़गढ़ में, फिर कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर,
करौली और धौलपुर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण। ये 6 जिले हैं जिनमें चंबल नदी बहती है। तो चंबल नदी राजस्थान में कितने जिलों में बहती है? 6 जिलों में। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चंबल नदी राजस्थान के कितने जिलों में बहती है दोस्तों? 6 जिलों में। कितने जिलों में? 6 जिलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान की उद्योग नगरी, यहाँ पर दोस्तों है उद्योग नगरी है। ठीक है दोस्तों, या उद्योग नगर, उद्योग नगरी या उद्योग नगर, दोनों में कोई सा भी बोल सकते हैं अपन। उद्योग नगरी किसे कहते हैं? राजस्थान की उद्योग नगरी किसे कहते हैं? तो कोटा को। किसे? कोटा को। राजस्थान का उद्योग नगरी या उद्योग नगरी किसे कहते हैं दोस्तों? कोटा को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, राजस्थान का उद्योग नगर व उद्योग नगरी किसे कहते हैं? कोटा को। कोटा किस नदी के किनारे है? तो दोस्तों सभी को पता है, चंबल नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा? तो राजसमंद जिले की खमनोर पहाड़ियाँ। दोस्तों यहाँ ध्यान रखना, खमनोर पहाड़ियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ मिस प्रिंटिंग है थोड़ा। बनास नदी का उद्गम स्थल क्या है दोस्तों? राजसमंद जिले की खमनोर पहाड़ियाँ। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों राजसमंद जिले की खमनोर पहाड़ियाँ। कौन सी? राजसमंद जिले की खमनोर पहाड़ियों को बनास नदी का उद्गम स्थल माना गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो बनास नदी है दोस्तों, इसका जो उद्गम स्थल है ये खमनोर पहाड़ियाँ, राजसमंद की जो खमनोर पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, वो इसका उद्गम स्थल है। ध्यान रखना, बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा दोस्तों? राजसमंद जिले की खमनोर पहाड़ियाँ। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। जो बनास नदी है इसका उद्गम स्थल है दोस्तों राजसमंद जिले की खमनोर पहाड़ियाँ। यहाँ पर मिस्ड प्रिंटिंग है, थोड़ा ध्यान रखें। क्या दोस्तों? राजसमंद जिले की खमनोर पहाड़ियाँ दोस्तों बनास नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, बनास नदी का बहाव क्षेत्र है तो दोस्तों राजसमंद जिला है एक, तो दूसरा चित्तौड़, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर। ये दोस्तों बनास नदी के बहाव क्षेत्र है। कौन कौन सा? राजसमंद जिले से इसका उद्गम होता है, यानी खमनोर पहाड़ियों से। उसके बाद में ये चित्तौड़ में प्रवेश करती है, उसके बाद में भीलवाड़ा, उसके बाद में दोस्तों टोंक, फिर है सवाई माधोपुर। ठीक है दोस्तों, इन जिलों में बनास नदी का उद्गम बहाव क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, फिर है बनास नदी चंबल में किस स्थान पर मिल जाती है? ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बनास नदी चंबल में किस स्थान पर मिलती है? तो दोस्तों सवाई माधोपुर के पास है रामेश्वर, वहाँ पर दोस्तों बनास नदी चंबल में मिल जाती है। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बनास नदी चंबल में किस स्थान पर मिलती है? सवाई माधोपुर के रामेश्वर स्थान पर। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों। बनास नदी चंबल में किस स्थान पर मिलती है? रामेश्वर स्थान है सवाई माधोपुर का, वहाँ पर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान रखना दोस्तों कि बनास चंबल में कहाँ पर मिलती है? तो दोस्तों सवाई माधोपुर का जो रामेश्वर स्थान है वहाँ पर। ठीक है दोस्तों, बनास चंबल में किस स्थान पर मिलती है? तो सवाई माधोपुर जिले के रामेश्वर स्थान पर दोस्तों बनास नदी चंबल में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में है बनास नदी है, तो बनास नदी दोस्तों मौसमी है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, मौसम के अनुसार बहती है। ठीक है दोस्तों, फिर है दोस्तों राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है तो बनास। कौन सी? बनास। ध्यान रखना, राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, जबकि राजस्थान की सबसे लंबी 12मासी नदी चंबल है। 12मासी शब्द आ जाए तो दोस्तों चंबल है। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर राजस्थान की सबसे लंबी 12मासी पूछे, 12मासी नदी, तो दोस्तों क्या आंसर होगा? चंबल होगा। क्या होगा? चंबल होगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन राजस्थान की सबसे लंबी नदी और राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी पूछे तो बनास है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान की 12मासी सबसे लंबी नदी तो दोस्तों चंबल है। ठीक है दोस्तों, यानी कि राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास। ठीक है दोस्तों, यानी कि राजस्थान में पूछे तो सबसे लंबी नदी बनास, यानी कि राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास है। ठीक है दोस्तों, फिर है दोस्तों नेक्स्ट है कि बनास की लंबाई कितनी है? तो 480 किलोमीटर। कितनी? 480 किलोमीटर। बनास नदी की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? 480 किलोमीटर। कितनी? 480 किलोमीटर। ध्यान रखना दोस्तों, बनास नदी की कुल लंबाई आपसे पूछ सकते हैं कितनी है? 480 किलोमीटर। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास है और बनास की कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में बनास नदी के तट पर स्थित नगर है तो
टोंक व सवाईमाधोपुर। कौन सा? टोंक व सवाईमाधोपुर बनास नदी के किनारे पर स्थित है। ध्यान रखना, टोंक प्लस सवाईमाधोपुर बनास नदी के तट पर स्थित है। बनास की प्रमुख सहायक नदियाँ है मेनाल, कोठारी, बेड़च व खारी नदियाँ। ये किसकी है? बनास की प्रमुख सहायक नदियाँ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बनास की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है? मेनाल है, कोठारी नदी है, बेड़च नदी है और खारी नदी है। दोस्तों जो ये कोठारी है, ये क्वेश्चन आरपीएससी जो रेट का एग्जाम हुआ था 2013 उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भीलवाड़ा किस नदी के किनारे पर स्थित है। ध्यान रखना, भीलवाड़ा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो कोठारी नदी के किनारे पर। ठीक है दोस्तों। फिर है दोस्तों, लूनी नदी का उद्गम कौन से जिले से होता है? तो अजमेर से। दोस्तों ध्यान रखना, लूनी नदी का उद्गम दोस्तों अजमेर से होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। जो लूनी नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? अजमेर से। कहाँ से दोस्तों? अजमेर से होता है। किस नदी का? जो लूनी नदी है दोस्तों उसका उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? अजमेर से। कहाँ से? अजमेर से होता है। जो नागपाड़ की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से। ठीक है दोस्तों। लूनी नदी का उद्गम स्थल दोस्तों नागपाड़ अजमेर है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, यानी कि अजमेर के जो नागपाड़ है वहाँ से दोस्तों लूनी नदी का उद्गम होता है। लूनी नदी का उद्गम कौन से जिले से होता है? तो जिला पूछे तो अजमेर, और स्थान नागपाड़ की पहाड़ियाँ अजमेर। ठीक है, नाग पहाड़ियाँ हैं अजमेर में, वहाँ से इसका उद्गम होता है। ध्यान रखना, जिला पूछे तो अजमेर है, और दोस्तों अगर स्थान पूछे तो नाग पहाड़ियाँ, यानी अजमेर की जो नाग पहाड़ियाँ वहाँ से इसका उद्गम होता है। जिला कौन सा? अजमेर। अजमेर में है नाग पहाड़ियाँ, वहाँ से लूनी नदी का उद्गम होता है। फिर है दोस्तों, लूनी नदी का उद्गम अजमेर के किस स्थान से होता है? तो दोस्तों यहाँ पर गोविंदगढ़ देर का स्थान है, गोविंदगढ़। तो ठीक है दोस्तों, और पहाड़ियाँ पूछे तो नाग पहाड़ियाँ। ठीक है दोस्तों, गोविंदगढ़ में नाग पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, अजमेर जिले के गोविंदगढ़ में नाग पहाड़ियाँ, वहाँ से इसका उद्गम होता है। ये स्थान है गोविंदगढ़। ठीक है दोस्तों, और गोविंदगढ़ में है नाग पहाड़ियाँ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में लूनी नदी का उद्गम किन दो धाराओं के मिलने से होता है? तो सरस्वती व साबरमती नामक दो धाराओं के मिलने से लूनी नदी का उद्गम होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, गाइड में नहीं मिलेगा। लूनी नदी का उद्गम किन दो धाराओं के मिलने से होता है? सरस्वती प्लस साबरमती नामक दो धाराओं से। ठीक है दोस्तों। फिर है दोस्तों, लूनी नदी का बहाव क्षेत्र है। तो दोस्तों लूनी नदी का बहाव क्षेत्र है अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर व जालौर। ठीक है दोस्तों, होते हुए ये कच्छ की खाड़ी में गिरती है। दोस्तों मैं अलग से इन जो अपवाह क्षेत्र है, जो बहाव क्षेत्र है इनका, उनकी ट्रिक आपको बता देता हूँ, ताकि लूनी नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो दोस्तों वह अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर होते हुए ये कच्छ की खाड़ी में गिरती है। जो इनके बहाव क्षेत्र है उनकी अलग से मैं ट्रिक आपको बता दूंगा, अलग वीडियो बना के। ठीक है दोस्तों, तो आप देख लेवे। लूनी नदी का पानी कहाँ के बाद खारा हो जाता है? तो दोस्तों बाड़मेर जिले के बालोतरा झील से दोस्तों लूनी नदी का पानी खारा हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ दोस्तों आरपीएससी में कि लूनी नदी का पानी कहाँ से दोस्तों खारा हो जाता है? तो बाड़मेर जिले के बालोतरा से दोस्तों ये पानी खारा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, लूनी नदी का पानी कहाँ से खारा हो जाता है? तो बाड़मेर जिले के बालोतरा से ये खारा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लूनी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है? तो दोस्तों जो लूनी नदी है उसकी प्रमुख सहायक नदियाँ दोस्तों जोजरी, बांडी, मेटड़ी, जवाई, खारी, सोकड़ी, सागी व गुइया। ठीक है दोस्तों, लूनी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? जोजरी है, बांडी है, मेटड़ी है, जवाई है, खारी है, सोकड़ी है, सागी है व गुइया है। दोस्तों ये लूनी नदी की सहायक नदियाँ है। दोस्तों मैं इन नदियों की जो सहायक नदियाँ उनकी अलग से मैं ट्रिक बनाकर आपको बता दूंगा वीडियो में, ताकि आपको रटना नहीं पड़े, अच्छे से याद हो सके। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, कल अपन इससे आगे का पार्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।